वोल्टेड एज के डेली क्विज सेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत और आइए शुरू करते हैं रोज़ की तरह आज का डेली क्विज। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप खोल के वोल्टेड एज की हिंदी वेबसाइट से डेली क्विज सॉल्व किया कीजिए और अपना मार्क्स भी कमेंट किया कीजिए, ताकि हम जान पाए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्विज का जो क्वेश्चन है वो है, केबल टीवी नेटवर्क संशोधन नियम 2021 जो अभी पारित हुआ है, उसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा शिकायत निवारण तंत्र प्रदान किया गया है। तो इसमें पहला ये है कि प्रसारकों द्वारा स्वनियमन, यानी कि जो ब्रॉडकास्टर होते हैं वो खुद रेगुलेट कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होगा उनका। दूसरा है कि प्रसारकों के स्वविनियमन निकायों द्वारा स्वविनियमन, ठीक है। उसके बाद तीसरा है कि केंद्र के स्तर पर एक अंतर विभागीय समिति का द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इसमें क्या है कि सेंटर लेवल पे एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जाएगी, उसके द्वारा जो निरीक्षण किया जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है आपको। केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन सही हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो कंप्लेंट रिड्रेसल स्ट्रक्चर ये एक ऐसा होता है, या फिर ग्रीवेंशियल रिड्रेसल मैकेनिज़्म, आपने बहुत सुना होगा इंग्लिश में। तो इसका हिंदी ये होता है कि किसी कस्टमर को कोई असुविधा है, तो उस असुविधा को दूर करने के लिए एक मैकेनिज़्म तैयार ब्रॉडकास्टर या फिर चैनल प्रोवाइडर क्या कर सकते हैं। तो इसमें हालांकि वो बात अलग है, इस क्वेश्चन के वो पे आते हैं। तो इसमें देखें कि लेवल 1, 2 एंड लेवल 3 तीन भाग में बांटा हुआ है। उसमें क्या है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर, जो प्रसारक होंगे, जो ब्रॉडकास्टर होंगे, उनका सेल्फ यानी कि स्व विनियमन होगा। और दूसरा है कि सेल्फ रेगुलेशन बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज़ ऑफ ब्रॉडकास्टर, ठीक है। ब्रॉडकास्टर का जो रेगुलेटिंग बॉडी होगा उसके द्वारा सेल्फ रेगुलेशन, ठीक। और तीसरा है ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनेगी जो उसका निरीक्षण करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के हम और आते हैं। तो यह क्वेश्चन हमारा ऑपरेशन ग्रीन से संबंधित है। तो इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका उपयोग एफपीओ और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है, यह सरकार द्वारा अल्पकालिक दीर्घकालिक हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। और तीसरा है, यह मांग संचालित है और राज्य द्वारा धन आवंटित नहीं किया जाता है। इसमें भी आपको सही कोड चुनने हैं। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तीनों सही हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन के ओर चलते हैं। तो इसमें ऑपरेशन ग्रीन्स, यानी कि जिसमें टमाटर, प्याज, आलू या फिर टॉप भी कहा जाता है, TOP, इस योजना का उद्देश्य ये है कि चिन्हित उत्पादक समूहों में किसान उत्पादक संगठन यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तथा कृषि लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं और मूल्यवर्धन आदि को बढ़ावा देना है। बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय स्तरित ऑपरेशन ग्रीन योजना में झींगा सहित 22 खराब होने वाले पदार्थ को भी शामिल किया गया। तो इसमें न्यूज़ में ये है, या फिर नई बात ये है कि बजट 21-22 की घोषणा में इसमें 22 और चीज़ें शामिल की गई, जिसमें झींगा भी था। और इसमें पहले जो था सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू इसमें मूल रूप से थे, यानी कि टॉप। फिर यह योजना 50% की दर से परिवहन और भंडारण यानी कि ट्रांसपोर्ट और रिजर्व रखने के लिए सब्सिडी देता है, ठीक है। और अधिकतम के अधीन पात्र परियोजना लागत के 35 से 70% अनुदान सहायता के साथ पहचाने गए उत्पादों समूह में मूल्यवर्धन परियोजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक हस्तक्षेप प्रदान करती है। रुपये का प्रति प्रयोजन 50 करोड़ है इसमें। इस योजना के तहत राज्यवार धन आवंटित नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि योजना मांग संचालित होती है, ये डिमांड बेस्ड होती है। और परियोजना के पात्र उत्पादक समूहों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदकों के आधार परियोजना दिशा निर्देश के अनुसार अनुमोदित किया जाता है। तीसरा जो प्रश्न हमारा एपेडा से है, एपेडा के बारे में आपने सुना होगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, एक अथॉरिटी है। तो उसके संबंध में आप लोगों को कुछ कथन दिया जा रहा है, उस पर आपको विचार करने हैं। पहला कथन है कि निर्यात प्रोत्साहन यानी कि इम्पोर्ट जो है उसके बारे में। तो निर्यात प्रोत्साहन की जिम्मेवारी के अलावा APD ने चीनी के आयात की निगरानी का भी जिम्मेवारी उसको सौंपा गया, यानी कि निर्यात जितने भी उसमें प्रोडक्ट हैं उसके अलावा चीनी का भी निर्यात के बारे में उसमें जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह जैविक निर्यात के लिए प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि NAB के सचिवालय के रूप में काम करता है। और तीसरा कथन ये है कि एपेडा के इसके सभी सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
इसमें आपको सही कथन चुनने हैं, केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, ये और ये सही है और तीसरा बिल्कुल गलत है। एपेडा के सदस्य सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। आप देखिए पहला कथन कैसे सही है कि एपेडा इज़ मैंडेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल प्रोडक्ट्स। अब ये जो सूचित प्रोडक्ट हैं उनके बारे में एपेडा काम करती है, पर इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है, और बासमती राइस हैज़ बीन ऑल्सो इंक्लूड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ एपेडा एक्ट। तो बासमती राइस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ इसमें शुगर यानी कि चीनी से भी संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिर दूसरा जो कथन है वो एपेडा जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम यानी NOP के तहत प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। निर्यात के लिए जैविक उत्पाद को तभी प्रमाणित किया जाता है जब दस्तावेज में निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित और संसाधित और पैक किया गया हो। तीसरा कथन गलत है क्योंकि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप देखते हैं मगर, तो जो चेयरमैन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके डायरेक्टर जो होते हैं वो एपेडा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके जो सचिव होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। और वहीं पे अदर ऑफिसर इन स्टाफ होते हैं वो अथॉरिटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसमें जो अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग अपॉइंटमेंट का रूल है। तो इसमें तीसरा कथन बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है ट्रेड मार्जिन से, यानी कि शब्द व्यापार मार्जिन युक्तिकरण हाल ही में चर्चा में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सरकारी प्रापण, चिकित्सक उपकरण, रक्षा उपकरण का आयात और चीन जैसे पड़ोसी देशों से आने वाले निर्यात पर प्रतिबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सक उपकरण, यानी कि मेडिकल जो इतने भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेड मार्जिन जो है ये सीधे शब्दों में अगर आप समझें तो कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जो बन रही है फैक्ट्री से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर तक किस प्रॉफिट के किस प्राइस में आ रही है, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने कस्टमर को, उपभोक्ता को कितने प्राइस में दे रही है। तो इन दोनों बीच के प्राइस जो होते हैं वो ट्रेड मार्जिन होते हैं। ठीक है, तो इस बीच के अंतर को कम करने के लिए ताकि कस्टमर को थोड़ा लाभ हो सके, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटर प्लस मैन्युफैक्चरर सबको अच्छा मुनाफा मिल सके, इसके लिए इसके बारे में बात हो रही है और चर्चा में भी है। TMR की आवश्यकता तस्वीर में आती है क्योंकि बाजार की जगह विषम है और जहां आपूर्तिकर्ता अस्पताल में अपने ब्रांडों को खरीदने और आगे बढ़ने के लिए लुभाते हैं, जो कि आपूर्तिकर्ताओं किए जाने वाले मुनाफे के आधार पर होता है, न कि खरीद लागत पर की जाने वाली लागत बचत के आधार पर। जैसे कि एक अस्पताल इस प्रकार चिकित्सक उपकरणों की कीमतों की कृत्रिम मुद्रास्फीति की ओर अग्रसर होता है इसके चलते। तो उसमें कुछ खास इसमें आपको जानने नहीं है, बस इसे यही जानना है कि ट्रेड मार्जिनलाइजेशन युक्तिकरण जो है या फिर व्यापार मार्जिन युक्तिकरण जो है वो चर्चा में क्यों था और किससे रिलेटेड है, एक्चुअली में होता क्या है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री सेक्शन से है कि आपको घटनाओं के बारे में दिया गया है, उस पर आपको विचार करना है कि कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करने हैं। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ला बर्मी युद्ध, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। तो इसमें आपको चुनने हैं 4-1-2-3, 1-4-2-3, 1-4-3-2, 4-1-3-2। इंसिडेंट्स अगर आपको याद होंगे तो ये प्रश्न बेहद ईजी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1-4-2-3। कैसे? क्योंकि फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था वो 1766 से 1769 के बीच में हुआ था। वहीं पे पहला आंग्ला मराठा युद्ध जो हुआ था 75 से 82 हुआ था। फिर बर्मीज वॉर जो हुई 1824 से 1826 में हुई, और एंग्लो सिख वॉर जो हुई 1845 से 46 में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नया सीखने को। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।